हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एट सर्च। इबादत का ये भाग 14 है। इसके पिछले भाग में हमने देखा था कि अनिका और राधिका की एक बार फिर मुलाकात होती है घर वापस जाने से पहले। अनिका जिसने राधिका को चॉकलेट दी थी, वो राधिका के हाथ में जो चॉकलेट थी उसकी तरफ देखती है। अनिका का इशारा राधिका समझ जाती है और वो चॉकलेट अनिका को ऑफ़र करती है। अनिका मना करती है और राधिका के सामने शर्त रखती है कि अगर राधिका चॉकलेट खाएगी तो उसके बाद वो खाएगी, जिस पर राधिका ओके कहती है। तो इन लोगों का एक इंटेंस मोमेंट होता है, बट ज़्यादा कुछ उस पार्ट में नहीं था और आप लोगों से माफ़ी मांगते हैं कि स्टोरी एक दिन नहीं आई और आई भी तो पार्ट काफ़ी शॉर्ट था। चलिए शुरू करते हैं इस भाग को। इस भाग को शुरू करने से पहले हमें एक शायरी की नीड है। तो शायरी इस तरीके से है कि क्या है ये मोहब्बत जो बस सज़ा देती है, महफिलों में इंसान को बस दगा देती है। माना दूसरी मोहब्बत हो जाती है पूरी, पर पहली इंसान को रुला देती है। रुसवाई की हर हद तक गुज़रता है इंसान इस मोहब्बत में। कमाल का दाव है ये मोहब्बत जो इंसान को मौत के कगार पर लाकर खड़ा कर देती है। कैसी लगी बताइएगा। चलिए शुरू करते हैं। अनिका अपने रूम में आती है। उसके हाथ में वो बैग था जिसमें उसने जो क्लॉथ खुद के लिए खरीदे थे वो थे। अनिका उस बैग को अपने रूम पर जो टेबल था उस पर रखती है और आकर बेड पर बैठ जाती है। उसके मन में जो अभी राधिका और उसके बीच हुआ वो चल रहा था। अनिका आती है और अपने बेड पर बैठकर लेट जाती है। अनिका ने अपने शूज़ रिमूव नहीं किए थे, इसलिए घुटने तक के नीचे का जो भाग था वो बेड के बाहर था और उसके जो पहले का अपर बॉडी पार्ट था वो बेड पर था। अनिका बेड पर लेटने के बाद अपने दोनों हाथों को फैला देती हैं और अपनी आँखों को बंद कर लेती हैं। अनिका थकान की वजह से उसके चेहरे पर थोड़ी सी डलनेस थी, इसलिए वो इसी तरीके से बस थोड़ी देर तक आराम करती है। अनिका ने जब अपनी आंखें बंद की थी तो उसके सामने डे में जो भी हुआ था वो सारी बातें आ जाती हैं। एक एक करके सारी चीज़ें अनिका के माइंड में घूमने लगती है। आज एक चीज़ थी कि उसके इस दिन में राधिका का काफ़ी जिक्र था। अनिका की काफ़ी मुलाकात राधिका से हुई थी और राधिका के साथ उसने एक अच्छा टाइम स्पेंड किया था। थकान के बावजूद भी अनिका के चेहरे पर एक स्माइल आती है। उसे थोड़ा चैन मिलता है, एक सुकून जो राधिका को याद करके उसे मिल रहा था। अनिका एक गहरी सांस लेती है। अब तक अनिका की धड़कनें काफ़ी काबू में हो चुकी थी। गहरी सांस लेने के बाद अनिका अपने हाथ में पहनी घड़ी की तरफ देखती है। कुछ ही देर में इन लोगों के बालकनी में होने वाली मुलाकात का समय हो जाता है। अनिका जो कि लेटी हुई थी वो उठती है और अपने शूज़ को रिमूव करती है। शूज़ को रिमूव करने के बाद उन्हें उनके प्लेस पर रखती है और वॉशरूम जा कर के फेस वॉश करती है। थकान उसके फेस पर साफ साफ थी। अनिका जैसे तैसे वॉशरूम से बाहर आती है और अपने क्लॉथ्स चेंज करती है। वहीं दूसरी तरफ राधिका, अनिका के वहाँ से निकलने के बाद राधिका डायरेक्ट अपने रूम में आ जाती है। इस वक्त राधिका की धड़कनें उसके बस में नहीं थी, न ही वो इस हालत में थी कि वो किसी से कुछ भी बात कर पाए, इसलिए राधिका डायरेक्ट अपने रूम पर आती है। रूम में आने के बाद जो राधिका है वो अपने कमरे के गेट को बंद कर देती है। इस वक्त राधिका अपने दरवाजे से लगी हुई थी। उसने अपना हाथ अपने दिल पर रखा हुआ था। राधिका अपनी आंखें बंद कर लेती है। धड़कनें बेकाबू थी जिन्हें कंट्रोल में ला पाना राधिका के बस में नहीं था। चेहरे पर लाल रंग पूरी तरीके से छाया हुआ था। अनिका अपनी आंखों को बंद कर लेती है। जैसे ही राधिका ने अपनी आंखों को बंद किया था उसके सामने अनिका का ख्याल वापस से आ जाता है। अभी इन लोगों की जो भी मुलाकात हुई और जो भी इन लोगों के बीच में हुआ, अनिका का उसके लबों की तरफ देखना और उस तरीके से चॉकलेट का खाना,
राधिका सब याद कर रही थी। खुद पर कंट्रोल कर पाना राधिका के बस में नहीं था, पर राधिका जैसे तैसे खुद पर कंट्रोल करती है और लगभग 30 सेकंड बाद अपनी आँखों को खोलती है। जैसे ही राधिका अपनी आँखों को खोलती है तो उसका ध्यान उसके हाथ में जो चॉकलेट थी उसके तरफ जाता है। राधिका उस चॉकलेट की तरफ देखती है। अब तक तो उसके चीक्स काफ़ी रेड हो चुके थे, पर वापस से उन सब चीज़ों को याद करके उसकी शक्ल एकदम टमाटर की तरह लाल हो चुकी थी। खुद को तसल्ली देते हुए राधिका कहती है कि कितनी पागल है अनिका। इतना कहकर राधिका दरवाजे से हटती है और आकर अपने बेड पर बैठती है। उसके हाथ में अब भी वो चॉकलेट थी। अब यहाँ पर राधिका उस चॉकलेट को ऐसे नहीं रख सकती थी, क्योंकि वो चॉकलेट का रैपर खुल चुका था। इस तरीके से रखती तो वो ख़राब हो जाता, मीन्स उसे चॉकलेट खाना ही पड़ता। अब इसलिए वो चॉकलेट के बाइट को लेती है उसी साइड से जिस साइड से अनिका ने उस चॉकलेट को खाया हुआ था। राधिका जैसे तैसे अपने अंदर हो रही हलचल को, उन सारे विचारों को साइड करती है और आराम से उस चॉकलेट को ख़त्म करती है। चॉकलेट ख़त्म करने के बाद राधिका अपने वॉशरूम में जाती है, चेंज करती है और फिर हॉल में आ जाती है। इन लोगों में थकान थी, इसलिए जो सर्वेंट्स थे उन लोगों ने पहले ही टी बनाकर रख दिया था। राधिका आती है और हॉल में बैठे अपने माँ पापा के साथ बैठ जाती हैं। सर्वेंट आते हैं और इन तीनों लोगों को चाय का कप देते हैं। राधिका अपनी चाय का कप लेती है और इन लोगों के साथ बातें करते हुए चाय पीने लगती है। इन लोगों की इसी बात पर डिस्कशन हो रही थी कि डे कैसा गया, कपड़ों को लेकर के, और इन लोगों ने क्या क्या एंजॉय किया। इन सब चीज़ों को लेकर इन लोगों की बातें शुरू होती हैं। राधिका को ये होश नहीं था कि ये उस वक्त का दौर चल रहा था जब इन लोगों की मुलाकात होने वाली थी, यानी कि बालकनी में इन लोगों की मुलाकात का टाइमिंग हो चुका था। वहीं दूसरी तरफ जब अनिका चेंज करके अपने रूम में आती है तो एक सर्वेंट उसके रूम में आता है और चाय का कप उसे देता है। अनिका उस सर्वेंट को इशारा करती है उस चाय के कप को टेबल पर रखने के लिए। वो सर्वेंट चुपचाप से उस कप को टेबल पर रखता है और वहाँ से चला जाता है। अनिका उस चाय को वहाँ पर रखवा कर अपना हेडफोन ढूंढती है और अपना हेडफोन कानों में लगाकर चाय के कप को उठाती है और फ़ोन ऑन करके प्लेलिस्ट जो उसकी थी उसे ऑन कर देती है। अनिका की प्लेलिस्ट में अक्सर रोमांटिक सॉन्ग ही होते थे, क्योंकि सैड सॉन्ग अनिका का नेचर में नहीं था और ना ही सैड रहना अनिका का नेचर था। चाय का कप लेने के बाद अनिका, जो कि अपने आदत में थी, इसलिए वो बालकनी में आती है। अनिका अपने बालकनी में आती है तो उसकी सबसे पहले नज़र राधिका की बालकनी पर जाती है। राधिका वहाँ पर नहीं थी। अनिका देखती है और सोचती है कि शायद राधिका थोड़ी लेट में आए, इसलिए वो आसमान में जो चाँद था और जो तारे थे उन्हें देखने लगती है। 5 मिनट का वक्त और बीतता है, पर राधिका अब तक नहीं आई थी। अनिका इंतज़ार करने लगती है। यहाँ अनिका के हेडफोन में उसकी प्लेलिस्ट ऑन थी और सॉन्ग्स चल रहे थे। जब अनिका सॉन्ग्स को सुन रही थी तो उसके मन में इन सॉन्ग्स को सुनते हुए केवल राधिका के ही विचार आ रहे थे। राधिका की बातें, उसके साथ बिताया गया हर वक्त, बालकनी में इनकी ये रोज़ रोज़ की मुलाकातें, राधिका की वो स्माइल जो कि उसे सबसे ज़्यादा पसंद थी, ये सारी चीज़ें अनिका को उस टाइम पर याद आ रही थी। ये क्यों था, ये क्या था, ये अनिका को पता नहीं था। क्या थी ये फीलिंग्स और क्या वो फील करती थी राधिका के लिए, अनिका को इसके बारे में भी कुछ पता नहीं था। अनिका बस इतना जानती थी कि जो वो राधिका के लिए फ़ील करती है ये फीलिंग प्योर है और ये फीलिंग गलत नहीं है। सॉन्ग और उसके हर लिरिक्स, सब कुछ अनिका का ध्यान बार बार राधिका की तरफ ले जा रहे थे। अनिका अपने थॉट्स को साइड करती है और वापस से
वापस से आसमान में जो ये चाँद था उन्हें देखने लगती हैं। अनिका वहाँ पर रुककर थोड़ा और इंतज़ार करती है, पर राधिका नहीं आती। अंत में अनिका अपने रूम पर आ जाती है और अपना लैपटॉप उठाती है। लैपटॉप उठाकर अपना जो भी काम वो डेली करती थी उस काम को थोड़ा बहुत करती है। उसके अंदर इतनी एनर्जी नहीं थी, इसलिए वो बिना डिनर किए ही सो जाती है। सोने से पहले अनिका कुछ सोचती है। अनिका अब खुद से सवाल कर रही थी राधिका के लिए। वो राधिका के लिए क्या फील करती थी और क्या थी ये फीलिंग, इन सब का सवाल अनिका खुद से कर रही थी। वहीं दूसरी तरफ जो राधिका थी वो अपने परिवार वालों से बातें करती है। उनसे बातें करने के बाद राधिका वापस से अपने रूम में आती है। अपनी दीवार पर जो घड़ी थी वहाँ पर देखती है और टाइम पर नोट करती है। अब लेट हो चुका था। राधिका को ये पता चल गया था कि वो लेट हो चुकी है अनिका से मिलने के लिए। बालकनी में आने का टाइम काफ़ी ओवर हो चुका था। फिर भी राधिका अपने रूम से आती है बालकनी में। बालकनी में आती है और अनिका की बालकनी की तरफ देखती है, पर वहाँ पर अनिका नहीं थी, क्योंकि अनिका अंत में अपने रूम पर चली गई थी जब राधिका अपने बालकनी में आई थी। राधिका थोड़ा सा और इंतज़ार करती है, पर अनिका अपने बालकनी में नहीं आती। राधिका के चेहरे पर एक उदासी घर कर जाती है। कुछ इंतज़ार करने के बाद भी जब अनिका का पता नहीं चलता तो राधिका थक हार के अपने कमरे में वापस आ जाती है। अपने कमरे में आने के बाद राधिका अपनी डायरी लेती है। अपनी डायरी में वो दिन में जो भी हुआ, जो भी आज उसके साथ हुआ, उसके और अनिका के बीच में हुआ, सबको लिखने लगती हैं। कागज़ के पन्नों पर इनको उतारते हुए राधिका का जो चेहरा था वो लाल हो चुका था। उसके चेहरे पर एक मुस्कान छा चुकी थी। कागज़ों पर अपने एहसासों को उतारते वक्त राधिका के मन में भी एक सवाल आता है अनिका को लेकर के। ये सवाल कि अनिका जब भी उसके करीब होती है तो उसे अच्छा क्यों लगता है। अनिका जब बहुत ज़्यादा करीब उसके आ जाती है तो उसकी धड़कनें क्यों बढ़ जाती हैं। अनिका की सारी हरकतें उसे अच्छी क्यों लग रही हैं। ये सारे सवाल राधिका को अब परेशान करने लगते हैं। वो क्या फील करती थी अनिका के लिए? क्या ये दोस्ती का रिश्ता था या फिर कुछ और? क्या थे ये एहसास और क्यों थे ये एहसास? इसका जवाब राधिका जानना चाहती थी। वो सवाल करती है पर उसे कोई जवाब नहीं मिलता। शायद इसे ही कहते हैं इश्क की उलझनें। इश्क जब चढ़ने लगता है तो बहुत सारे सवाल मन में उठते हैं, पर इनके जवाब शुरू में तो नहीं मिल पाते। वही हालत इन लोगों के साथ हो रही थी। इन लोगों का डे ऐसे ही जाता है। राधिका अपनी डायरी को लिखने के बाद थोड़ा सा पढ़ती है, पर थकान की वजह से उससे पढ़ाई नहीं हो पाती। वो डिनर करने के बाद सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग होती है। राधिका तो अपने टाइम पर उठती है। यहाँ पर अनिका जो कि लेट उठती थी, नींद में सोई हुई अनिका मॉर्निंग में वो हमेशा ही लेट उठती थी। आज कुछ अजीब था। उसे एक सपना आता है। उसके सपने में शाम का वक्त आता है। शाम का वक्त था और ये लोग बालकनी पे थे। वो अकेली नहीं थी, उसके साथ राधिका थी। ये ड्रीम था उसका। इस ड्रीम में ये दोनों लोग एक दूसरे के काफ़ी करीब थे। इन इतने करीब कि एक दूसरे की सांसों को, एक दूसरे के दिलों की धड़कनों को वो आसानी से सुन सकते थे। अनिका ये देखती है कि उसने राधिका को बैक से हग किया हुआ है। उसके दोनों हाथ राधिका के कमर पर हैं। उसने काफ़ी टाइटली राधिका को हग किया हुआ है। उसका जो चिन था वो राधिका के शोल्डर पर था। राधिका जिसने अनिका के हाथों पर हाथ रखा हुआ था। दोनों के फेस पर उस वक्त स्माइल थी और दोनों ही शांत थे। एक शांति उन लोगों के दरमियान फैली हुई थी। जो ये लोग थे, ये लोग उस वक्त को फील करते हुए आसमान में जो चाँद था उसे देख रहे थे।
अनिका सोई हुई थी और ये ड्रीम वो देख रही थी। इस ड्रीम को देखते हुए ही अनिका के फेस पर एक स्माइल आ जाती है, नींद में ही। और जो तकिया उसके आसपास था वो उस तकिए को ग्रैब कर लेती है। अनिका और देर तक सोती है। यहाँ पर राधिका, जो कि थकान के बावजूद भी अपने टाइम पर उठती है, पर आज राधिका थोड़ा लो फील कर रही थी। उसका फेस थोड़ा मुरझाया हुआ था, एक डलनेस राधिका के फेस पर थी। उसे अपना गला थोड़ा ख़राब लगता है। राधिका उठती है और अपना फेस वॉश करने के बाद बालकनी में आती है। बालकनी में वो देखती है अनिका की बालकनी की तरफ, पर अनिका वहाँ पर नहीं थी। और इस वक्त राधिका को वहाँ पर खड़ा रहना अच्छा भी नहीं लग रहा था, इसलिए वो बालकनी से रूम में आती है और फ्रेश होने के बाद अच्छे से नीचे आती है हॉल पर। उसकी फैमिली वहाँ पर मौजूद थी। राधिका वहाँ पर आती है, आकर अपने माँ पापा के पैरों को छूती है। राधिका को ऐसे देखकर जो राधिका की माँ थी वो पूछती है राधिका से क्या हुआ। तो राधिका कहती है कि कुछ नहीं हुआ, पर वो कुछ लो साउंड कर रही थी। जिस पर उसकी माँ राधिका से पूछती हैं कि बेटा कहीं फीवर तो नहीं है। राधिका को पता नहीं था, इसलिए जो उसकी माँ है वो राधिका की जो ललाट थी उसे टच करती हैं, उसके फेस को थोड़ा सा टच करती हैं, जिससे उन्हें फील हो जाता है कि राधिका को फीवर है, और वो भी बहुत ज़्यादा। यहाँ राधिका भी बताती है कि वो जब से उठी है उसे कुछ अच्छा नहीं लग रहा, उसे उसका गला थोड़ा ख़राब लग रहा है और थोड़ा लो वो फील कर रही है। कंफर्म हो जाता है कि उसे फीवर है, तो जो उसकी माँ है वो कहती हैं कि तुम आराम करो, मैं चाय लेकर तुम्हारे कमरे में आती हूँ। यहाँ जो उसके पापा थे वो भी आते हैं और कहते हैं राधिका बेटा आप आराम करिए अपने रूम में, आपकी माँ आपका ख्याल रखेंगी और शाम के वक्त हम जल्दी आ जाएंगे। जाना ज़रूरी है वरना हम नहीं जाते अपनी बेटी को छोड़कर। यहाँ राधिका अपनी पापा की बात सुनकर स्माइल करती है और उन्हें हग करती है। ये दोनों लोग एक दूसरे को हग करते हैं। उसके बाद जो उसके पापा हैं वो अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाते हैं। राधिका भी अपने रूम में आती है और लेट जाती है। कुछ देर बाद उसकी माँ उसके कमरे में आती हैं, उसका फीवर चेक करती हैं और दवा राधिका को देती हैं। काफ़ी लो फील करने के कारण जो राधिका है वो दवा खाने के बाद तुरंत ही सो जाती है। उस पर दवा का असर हो रहा था। राधिका सो जाती है और उसकी माँ उसके कमरे से निकल जाती हैं। वो उचित नहीं समझती कि वो राधिका को डिस्टर्ब करें। यहाँ अनिका उठती है थोड़ा लेट और उठने के बाद फ्रेश होती है और फ्रेश होने के बाद अपने हॉल में आती है और अपनी माँ को ढूंढने लगती है। सभी लोगों ने डिनर कर लिया था क्योंकि अनिका काफ़ी लेट उठी थी। वो आती है किचन में उसकी माँ थी। अनिका को वहाँ पर देखकर जो उसकी माँ है वो पूछती हैं कि काफ़ी जल्दी उठ गई बेटा आप। तो अनिका कहती है कि हाँ माँ, क्योंकि उसने टाइम नहीं देखा था और उसे लग रहा था कि वो जल्दी उठ चुकी है। तो उसकी माँ कहती है हाँ बेटा। फिर अनिका पूछती है कि माँ दी कहाँ है और पापा भी नहीं दिख रहे हैं, ना ही चाचा दिख रहे हैं। तो उसकी माँ कहती है कि वो लोग अभी सो रहे हैं, बेटा आप जल्दी उठ गई हैं आज पहली बार। तो अनिका कहती है कि सच्ची में? तो उसकी माँ कहती है जी बिल्कुल बेटा। अनिका अपनी माँ के हाव भाव और उनके बोलने के रवैये को समझ जाती है और उसे पता चलता है कि वो लेट उठी है। तो वो कहती है कि वैसे माँ मैं इतना जल्दी उठी हुई हूँ तो मुझे कुछ इनाम तो मिलना चाहिए। तो उसकी माँ कहती है जी बेटा आपको तो अच्छा इनाम मिलेगा। और वो जो बेलन था वो उठाती हैं। अपने माँ के हाथ में बेलन को देखकर अनिका घबरा जाती है और कहती है कि माते आप तो सीरियस हो गई, मैं तो मजाक कर रही थी। ये अस्त्र आपके हाथों में अच्छे नहीं लगते, इसे साइड रख लीजिए माता जी। उसकी माँ कहती है कि तुम्हें तो इनाम चाहिए था ना, तो इनाम दे रही हूँ। तो अनिका कह रही है कि नहीं माँ मुझे कोई इनाम नहीं चाहिए, आप पहले इस शस्त्र को साइड रखिए, मुझे बहुत डर लगता है।
उसकी माँ कहती हैं कि नहीं बेटा, आपको इनाम देना ज़रूरी है। अनिका कहती है माते, और वो आती है अपनी माँ के यहाँ पर और उनके हाथ में, जिस हाथ में बेलन था, उस हाथ को पकड़ती है और उनके हाथों से उस बेलन को छुड़ाने लगती है। और छुड़ाते वक्त कहती है कि माते, इसकी कोई नीड नहीं है, मुझे क्यों अवार्ड की ज़रूरत होगी, आपका आशीर्वाद मेरे लिए किसी अवार्ड से कम थोड़े है। और वो उस विलेन को उनके हाथों से लेकर साइड रख देती है। उसकी माँ कहते हैं कि चल अब जा, फ्रेश हो जा, चाय भी पी ले, टाइम हो चुका है और काफ़ी लेट हो चुका है तुझे। अनिका कहती है कि हाँ माँ, मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, बस चाय की नीड है और जल्दी से मुझे मेरी चाय दे दीजिए। तो उसकी माँ कहती हैं कि बना रही हूँ, ख़त्म हो चुकी है चाय। तो अनिका कहती है ठीक है। तो उसकी माँ कहती हैं कि यहीं किचन में खड़ी रहेगी या हॉल में बैठेगी। तो अनिका कहती है कि किचन में रहती हूँ, हॉल में वैसे भी कोई है नहीं, तो मैं जाकर क्या ही करूँगी। तो उसकी माँ कहती हैं ठीक है यहीं पे रह। अनिका वहाँ पर रुकती है और इंतज़ार करती है चाय बनने का। कुछ देर बाद चाय बन जाती है और वो चाय को लेकर अपने रूम में आ जाती है। तो आज की कहानी यहीं तक, मिलते हैं अगले भाग में। ये भाग कैसा लगा बताइएगा, स्टोरी कैसी लग रही है ये भी बताइएगा, और सब कैसा चल रहा है। हर भाग और वॉइस आई नो कि अच्छी नहीं है, फिर भी बताइएगा। एंड शायरी कैसी लग रही है। और जो लोग कमेंट कर रहे हैं उनका दिल से शुक्रिया। आप लोगों के कमेंट मुझे काफ़ी हिम्मत देते हैं कि इस स्टोरी को आगे कंटिन्यू किया जाए। धन्यवाद आप सभी का। मिलते हैं अगले भाग में।